हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है फितूर इश्क का भाग 18। रूह की बात सुनकर अधिराज उसकी ओर पलटा। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों ही था, लेकिन रूह जानती थी कहीं न कहीं अंदर से अधिराज उसको सही सलामत देखना चाहता था, भले ऊपर से वो मना कर रहा हो। उधर बात अधिराज के माता पिता की हो रही है। वो पिछले कई दिनों से बीमारी से जूझ रहे हैं। अधिराज की वो दूसरी माँ है। यही वजह है कि अधिराज अपने पिता और अपनी दूसरी माँ को पसंद नहीं करता। अधिराज की असली माँ जब अधिराज 10 साल का था तब गुजर गई थी। ऊपर से उसकी दूसरी माँ और कोई नहीं, उसकी मौसी यानी कि अपनी माँ की सगी बहन ही थी। अधिराज की माँ ने मरते वक्त अधिराज से कहा था कि तुम उनसे प्यार करना, वो तुम्हारी माँ है। लेकिन अधिराज कभी अपनी मासी को अपनी माँ के तौर पर स्वीकार नहीं किया। उसे हमेशा से ये ही लगता था कि उसकी मासी की वजह से ही उसकी माँ की मौत हुई है, जिस वजह से वो हमेशा अपने माता पिता से दूर रहता था। हालांकि उसे इस कदम से अधिराज के माता पिता भी दुखी थे। वो हमेशा अधिराज को मानते रहते थे। उन्होंने कभी अधिराज को अकेला महसूस नहीं होने दिया था, लेकिन बदले में उन्हें हमेशा अधिराज का गुस्सा और नफरत ही मिली थी। अधिराज जैसे जैसे बड़ा होता गया, उतना उसके दिमाग में ये बात पक्के तौर पर घर करने लगी कि हाँ, उसकी मासी की वजह से ही मेरी माँ की मौत हुई है। इस वजह से वो रहता भी अलग था उनसे। उसे किसी से लगाव अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब से रूह से मिला था उसे एक लगाव हो चुका था। उससे हमेशा सबसे दूर रहने वाला अधिराज अब रूह की मौजूदगी का आदी हो चुका था। उसकी जिंदगी में सुकून आया था रूह की वजह से। एक बार फिर वो रिश्ता में यकीन करने लगा था। रूह की बात सुनकर अधिराज उसकी ओर देखा। रूह, हाँ अधि। रूह अधिराज का हाथ पकड़ कर लाई और बोली, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज मना मत करो। लेकिन तुम्हें क्या जरूरत है उनसे मिलने की? वो हमारी कुछ सब कुछ है, वो हमारे। अधिराज, भले तुम उनसे गुस्सा हो, लेकिन ये बात तुम भी जानते हो कि उन्होंने कभी तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम खुद अपने गुस्से की वजह से दूर होते गए। ये गुस्सा चीज ही ऐसी है, गुस्से में इंसान हमेशा गलत ही करता है। तुम अपने गुस्से को हटा के कभी देखा ही नहीं कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। अगर प्यार न करते होते तो वो अपनी खुशी के साथ ये दूसरी औलाद भी ले आ सकते थे इस दुनिया में। लेकिन वो जानते थे अगर उन्होंने ऐसा किया तो तुम्हारा शक यकीन में बदल जाएगा। उन्हें तुम्हारे लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। अधिराज, क्या तुम अभी उन्हें गलत समझोगी? अधिराज चुप सा रूह को देखता रहा। उसने अपने और अपने माँ बाप की सारी बातें रूह को बताई थी, और सब सुनने के बाद रूह ये बोल रही थी। अधिराज हैरानी से उसे देखने लगा। उसने आज तक कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन रूह की बात ये सच थी कि उन्होंने कभी अधिराज को अकेला फील नहीं होने दिया। उसकी मासी हमेशा उससे बहुत प्यार से बात करती, दुलार करती, लेकिन अधिराज
अपनी माँ की मौत के बाद से उनसे बेहद नफरत करने लगा था। अपनी नफरत और गुस्से से आगे कभी उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आज आज रूह के मुंह से ये सुनकर वो चुप हो गया था। उसके सामने अपनी मासी का चेहरा घूम गया था। वो हमेशा नम आंखों से उन्हें देखती और कहती थी, रुक जाओ बेटा, हमारे साथ रहो। लेकिन अधिराज कभी उनकी बात नहीं मानता था। आज जब वो बीमार थी, मौत के करीब थी, तब उसे बुरा लग रहा था अंदर से उनके लिए। लेकिन वो ये बात मानना नहीं चाहता था, जिस वजह से वो दिल ही दिल में घुट रहा था। पिछले दिनों वो वक्त वक्त पर घर जाता था, लेकिन अपने माता या पिता के साथ कुछ बात नहीं करता था। हाँ, ज़रूरी दवाइयाँ और सब अरेंज करवा देता था। लोगों के बीच एक अजीब सी खामोशी रोड की दीवार थी, जिसे तोड़ना तो सब चाहते थे, लेकिन हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। रूह भी अधिराज के पिता की बात सुनकर नम आंखों से उन्हें देखने लगी। अधिराज चुप सा अपने पिता को देखता हुआ खुद को डांट रहा था। अधिराज को कुछ बोलना न देख उसके पिता एक ठंडी सांस भरे और अधिराज से 2 कदम पीछे होते हुए कुर्सी की ओर मुड़ते हुए बोले, माफ़ कर देना अधी, हम तुझे कभी समझ नहीं पाए। और लड़खड़ा के कुर्सी की ओर बढ़ने लगे। रूह अधिराज के हाथों में हाथ रख के उसकी ओर देखी। अधिराज उसका स्पर्श पाकर रूह की ओर देखा। रूह इशारे से नम आंखों से अधिराज को अपने डैड की ओर जाने का कहने लगी। अधिराज सर हिलाया, जिसे देखकर रूह के फेस पर लंबी सी मुस्कान थी। अधिराज रूह के हाथ को छोड़कर अपने पिता की ओर लंबे कदम भरता हुआ उन्हें कंधों से सहारा दिया। उनके पिता हैरानी से उन्हें देखने लगे। अधिराज शांत सा मुस्कुरा के अपने डैड को देखकर बोला, आशीर्वाद नहीं दोगे पापा हमको? उसके मुंह से सालों बाद पापा सुनकर अधिराज के डैड की आंखें भर आई। वो अपनी आंखें झपकाते हुए अधिराज को देखने लगे। अधिराज धीरे से उन्हें कुर्सी पर बिठा के उनके आंसुओं को पोंछा और दर्द भरी आवाज में बोला, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैं पागल समझा नहीं आपके प्यार को। हमेशा आप लोगों से दूर रहता आया, अपने गुस्से की आग में सब कुछ भूल गया, कुछ समझना ही नहीं चाहा मैंने आज तक। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है पापा, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा। इतना बोलकर वो अपने डैड को देखा। उसके डैड खुशी से उछलती हुई आंखों से उसे अपने सीने से लगा लिए। अधिराज भी बच्चे की माफिक अपने बूढ़े पिता के सीने से लग गया। दूर खड़ी रूह ये सब देखकर अपने आंसू साफ करती हुई मुस्कुरा रही थी। कुछ देर दोनों बाप बेटे ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे रहे। सालों की दूरियां आज खत्म हुई थी। दोनों के दिल में आज सुकून था, शांति थी। कुछ देर बाद दोनों दूर होते हुए अधिराज की आंखें भी नम हो चुकी थी। उसके डैड ने अपने कांपते हुए हाथों से उसके आंखों के आंसू पोंछे और बोले, बाहर से जितना सख्त बनता फिरता है उतना ही नरम है तू अंदर से, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। वो भी तेरे जैसी जिद्दी थी, तू भी
उसी की तरह है। अधिराज अपने पिता के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, सॉरी डैड, माफ़ कर दीजिए मुझे। मैंने आप दोनों को बहुत सताया। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा। मुझे माफ़। उसके डैड उसके अपने गले से लगा के बीच में बोले, चुप कर जा पागल। बच्चे गलती करते हैं, लेकिन जो गलती करके सुधर जाए वो ही सही इंसान बन रहे हैं। मुझे खुशी है तू आज हमारे साथ है। इतना बोलकर वो रूह की ओर देखी और फिर मुस्कुरा के बोले, मैं जानता हूँ मेरे इस जिद्दी बेटे को समझदार इंसान बनाने में तुम्हारा भी हाथ है। रूह बेटा, उधर क्यों खड़ी हो, इधर आओ मेरे पास। रूह चल के उसके पास आई और घुटनों के बल बैठ गई। अधिराज के डैड के पैर छुए उसने। अधिराज के डैड उठा के सिर पर हाथ रखकर बोले, खुश रहो और मेरे बेटे के साथ यूं ही सदा रहना। वो जिद्दी है, गुस्सैल है, लेकिन दिल का सच्चा है। इतना बोलकर वो अधिराज की ओर देखे। रूह मुस्कुरा के सर हिला दी। अधिराज भी मुस्कुरा दिया। फिर अधिराज उठा और अपनी मासी की ओर गया। रूह भी उठी और उनकी ओर गई। अपनी मासी के पैर के पास बैठकर अधिराज उन्हें छूकर मन में बोला, सॉरी माँ, मैंने आपको दुखी किया। मैं आपको गलत मानता रहा, जबकि आपने जो किया मेरे लिए वो शायद ही कोई मासी करती होगी। आपने मुझे यकीन दिलाने में कभी अपनी संतान नहीं होने दी। मेरी माँ ने मुझे आपका ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन उल्टा आपने हमेशा मेरा ध्यान रखा और मैं बेवकूफ़ फिर भी आपको गलत समझता रहा। माफ़ कर दीजिए और जल्दी से ठीक हो जाओ माँ। मैं आपकी गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूँ। मुझे एक बार फिर अपनी माँ नहीं खोनी है माँ। ये सब खुद से बोलते वक्त उसकी आँख से आंसू की गर्म बूंद अपने माँ के पैर पर जा गिरी। उन्हें भी जैसे अपने बेटे की अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई दी हो। वो धीरे से पलकें उठा के आँख खोली और धीमी आवाज़ में बोली, अधि, तू आ गया बेटे। उनकी आवाज़ सुनकर अधिराज फौरन उनके चेहरे के पास आया और अपनी मासी के हाथ पर हाथ रखकर बोला, हाँ माँ, मैं आ गया हूँ, हमेशा के लिए आपके पास। मुझे माफ़ कीजिए माँ, मैंने आपको इतना दुख दिया, लेकिन प्लीज़ इसकी सज़ा आप मुझे देना, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। मैं अब दूसरी बार अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। और वो अपना सर झुका के रो पड़ा। उसकी मासी ये देखकर खुशी के आंसू से उठने लगी। रूह तुरंत आकर उसे सहारा दी और वो रूह को देखकर मुस्कुरा दी। अधिराज के सर पर हाथ फेरकर बोली, जब मेरा बेटा मेरे पास हो तो मुझे क्या हो सकता है। मेरी ओर देखो अधि। अपनी माँ का स्पर्श पाते ही अधिराज उनकी ओर उठ के देखा और उनके सीने से जा लगा। दोनों माँ बेटे एक दूसरे के गले लग के अपने सारे शिकवे गिले भुला के एक दूसरे का साथ महसूस करते हुए रोने लगे। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे के गले लगे रहे। रूह और अधिराज के पिता की आंखों में भी आंसू थे। ये दृश्य देख के काफ़ी देर बाद दोनों अलग हुए तो दोनों के फेस पर मुस्कान थी। फिर अधिराज ने रूह का इंट्रो करवाया अपनी माँ से। वो भी बहुत खुश थी। ये जानकर रूह को उन्होंने गले लगाया और सिर पर चूम के बोली, सदा खुश रहो और
सदा मेरे अधि को यूं ही संभाल के रखना। वो जिद्दी लड़का गुस्से में किसी की नहीं सुनता, लेकिन तुम उसे शांत रख सकती हो। रो ये सुनकर शर्मा उठी। अधराज ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, बस माँ, अब आप रेस्ट करो। आपको अभी भी आराम की ज़रूरत है। इतना बोलकर वो वापस अपनी माँ को बेड पर लिटा दिया और उनके सिर पर चूम लिया। उसकी माँ की आंख से आंसू की बूंद निकल गई। ये देखकर अधिराज उसे साफ करता हुआ नम आवाज़ से बोला, सॉरी माँ, मैंने जो दुख दिया उसके लिए, लेकिन अब मैं आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। बदले में आपको वादा करना होगा, आप दोनों मेरे साथ रहेंगे। मुझे जीना है आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनकर। ये सुनकर उसकी माँ मुस्कुरा के बोली, जब इतना प्यारा बेटा और इतनी प्यारी बहू साथ होगी तो किसे इच्छा होगी मरने की। माँ, अधिराज नाराजगी से बोला तो उसकी माँ उसे हाथ पर थपकी मार के बोली, मैं ठीक हूँ बेटा अब, और अब तो जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। जब तुम मेरे पास हो तब। और वो रात अधिराज के लिए एक खुशनुमा रात थी। उसे सारे ये गिले शिकवे आज दूर हो गए थे और एक बार फिर वो अपने माता पिता के साथ था, जिसमें रूह का भी थोड़ा बहुत हाथ था। अपने माता पिता के साथ अधिराज के रिश्ते सुधर चुके थे, जिससे अधिराज के दिल में रूह के लिए इज्जत और प्यार दोनों बढ़ गया था। उस दिन वो दोनों अपने माता पिता के साथ ही रुके और ढेर सारी बातें करी। सबने मिलकर रह रहकर अधिराज की आंखें नम हो जा रही थी, जिसे उसके डैड ने भाप लिया था और फिर सबको जिद करके सोने भेज दिया था। अगले दिन अधिराज रूह वापस आया। रूह अपनी दोस्त अन्वी को बता दी थी कि वो ऑफिस में रात रुकी थी। अधिराज ने तो उसे सच बता देने का कहा, लेकिन रूह ने मना कर दिया और झूठ बोल दी अपने दोस्त को। 2 दिन बाद अधिराज मीटिंग रूम में हाजिर था और रूह और दूसरे एम्प्लॉय भी हाजिर थे। अधिराज अपने हाथ में पकड़ी फाइल को देखता हुआ बोला, ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम आज शाम को ही दिल्ली के लिए निकलेंगे। हमारी टीम तैयार करो। सब सर हिला के अधिराज अपनी कुर्सी से उठा और रूह को देखकर बोला, और रूह, तुम इस टीम को लीड करोगे। रूह ये सुनकर हैरानी से, मैं? अधिराज सिर हिला दिया और वंश की ओर देखकर बोला, प्रोजेक्ट से जुड़ी डिटेल रूह को ट्रांसफ़र कर दो और तुम इधर का काम देखो। वंश सर हिला दिया। अधिराज उठा और सबको देखता हुआ बोला, ये प्रोजेक्ट बहुत ख़ास है हमारी कंपनी के लिए, तो कभी गलती ना होने देना। सब यस सर बोल दिए और अधिराज रूह को एक नज़र देखकर बाहर निकल गया। वंश ने उसे जल्दी से सब डिटेल दिखाई और समझाई। रूह सब बातों को अच्छे से ऑब्जर्व करके अधिराज की केबिन में आई। अधिराज उस वक्त एक फाइल पढ़ रहा था। रूह दरवाज़ा नॉक करके अंदर आई और अधिराज की ओर देख के चिंता से बोली, अधि, मैं कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले सकूंगी। अधिराज अपनी फाइल टेबल पर रखा और उठ के रूह के पास आकर रुका। फिर अपने सामने खड़ी परेशान रूह के फेस को हाथों में भरकर लाड से बोला, जैसे इतने कम वक्त में
मेरी इतनी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी संभाल ली वैसे ही, लेकिन मैं इतने बड़ी प्रोजेक्ट में मुझे विश्वास है तुम पर, तुम कर सकोगी ये। रोह अधिराज की आंखों में देखी, अधिराज की आंखों में अपने लिए भरोसा देख वो अपनी पलकें बारी बारी से झपकाई। अधिराज उसे अपनी बाहों में भर के बोला, मुझे तुम्हारे शार्प माइंड पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकती हो, इनफैक्ट तुम ही ये कर सकती हो। और मेरी एक बात याद रखना रूह। इतना बोलकर वो रूह के सामने आया। रूह उसे टुकुर टुकुर देखने लगी। अधिराज आगे बोला, जिंदगी में जब मौके मिले तो उसे कभी नहीं कहना चाहिए। आगे वही बढ़ता है जो मुश्किलों से लड़ सकता है। माना कि तुमने पहले इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट नहीं किए, लेकिन आज नहीं तो कल शुरुआत तो करनी है तुम्हें, तो आज से ही करो। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम अच्छे से हैंडल कर लोगी, सब कर लोगी ना। अधिराज के मुंह से ये सब सुनकर रूह की आंखें भी चमक उठी। वो मुस्कुरा के सर हिला के बोली, हाँ मैं करूँगी अधिराज। अधिराज उसे सीने से लगा के सर पर चूम लिया और बोला, ये हुई ना बात, चलो फिर तुम जाओ, तैयारी करो, हमारी शाम की 5 बजे की फ़्लाइट है, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। रूह सर हिलाती और बाहर निकल गई। अधिराज उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा उठा और वापस से अपनी फाइल को पढ़ने लगा। बाहर एंट्रेंस पर वो हिंदी आदमी जिसको एलिना ने हायर किया था, वो हाथ में अपने डॉक्यूमेंट लेके खड़े थे। कुछ ही देर में उनका जॉब अप्रूव कर दिया गया। उनके पीछे एक्सपीरियंस को देखकर और दोनों मुस्कुराकर उठे। ये जानकर दोनों बाहर आए और एलिना को कॉल लगा के बोले, आरंभ कर दिया है, आगे जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। दूसरी ओर से एलिना मुस्कुरा के सिगार के कश लेती हुई, ग्रेट। इधर से एक बोला, वो सुना वो लोग आज दिल्ली जा रहे हैं, पूरी टीम जा रही है। एलिना कुर्सी को चारों ओर घुमाती हुई, नाउ मैं भी तो जा रही हूँ वहाँ। ओके मैम, रखता हूँ। और एलिना कॉल कट कर खुद से बड़बड़ाई, जा रही हूँ और उस तो कौड़ी की लड़की को दिखाऊंगी उसकी औकात, कमीनी मुझसे सब छीनती जा रही है। तैयार हो जाओ रूह, इस बार मैं खुद आऊँगी तुम्हारे सामने और तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, खुद अधिराज भी नहीं। और एलिना चलने वाली है अपनी चाल, जिसमें इस बार फंसेगी रूह, बचेगी या मरेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।